गुड इवनिंग एंड एज वी वर सेइंग फॉर द लास्ट 2 days, आज जो है हमारा टॉपिक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है यार, क्योंकि वोकैब में आपके इडियम्स एंड नहीं क्या क्या कहते हैं उसको, एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स, उसके बाद जो है सबसे ज़्यादा क्वेश्चन शायद वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से उठते हैं। और चूंकि बहुत वास्ट है तो इट इज़ नियरली इम्पॉसिबल टू कवर एवरीथिंग, लेकिन हाँ जो पहले सवाल पूछे जा चुके हैं उनको करना ज़रूरी है, और कुछ जो लगते हैं कि यार यू शुड नो दीज कॉमन वर्ड्स, वो तो पता ही होने चाहिए। सो बेस्ड ऑन दैट टुडे वी आर गोइंग टू डू अ फ्यू एक्सरसाइजेस जिसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बेस रहेंगे। और अच्छी बात क्या है कि एक सवाल पे आपको 4 वर्ड्स लगभग जो है वो मिलेंगे। सो इवन इफ यू डू 20 क्वेश्चंस टुडे, वी एंड अप टॉकिंग अबाउट 80 वर्ड्स। ठीक है, तो 80 वर्ड्स रहेंगे यार, और थोड़ा दौड़ मचाएंगे, जल्दी जल्दी थोड़ा किया जाएगा, क्योंकि ग्रामर तो क्या है कि थोड़ा इत्मीनान से करने में सही रहता है, बिकॉज वो थोड़ा अगर जल्दी में पढ़ेंगे तो शायद स्किप कर जाए। बट वोकैब में क्या है कि वर्ड है मीनिंग है, वर्ड है एंड मीनिंग है, तो इट शुड बी सिंपल फॉर अस। ऑलराइट, चलिए। सो एन एक्सट्रीम फियर ऑफ डार्कनेस, एन एक्सट्रीम फियर ऑफ डार्कनेस। यू गॉट वर्ड हाइड्रोफोबिया, हीमोफोबिया, अक्रोफोबिया एंड निक्टोफोबिया। आप प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन भी लगा सकते हैं यार, कि एलिमिनेट कर दिया कि ये तो आंसर हो ही नहीं सकता हमें। जैसे हाइड्रोफोबिया पता, हाइड्रो पानी है तो डार्कनेस तो होगा नहीं, हाइड्रोफोबिया चले गया। हेमो हमें पता है ब्लड है, तो हो नहीं हो सकता। अब फंसे हम कहां पे, एक्रो एंड निक्टो। तो एटलीस्ट हमने नैरो डाउन तो कर दिया है 2 तक। ठीक है, देख लो आप आंसर क्या हो सकता है इसका। हाइड्रोफोबिया हो नहीं सकता, हेमोफोबिया हो नहीं सकता, इट कुड बी एक्रोफोबिया, इट कुड बी निक्टोफोबिया। अगर इन दोनों में से किसी एक का भी आंसर आपको पता है, इफ यू नो द आंसर ऑफ एटलीस्ट वन, मीनिंग ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ देम, तो आंसर निकल आता है हमारा। और प्लीज बेटा फाइंड अ वे, या तो हालांकि आप लोगों ने मेरे राइटिंग का बहुत उपहास उड़ाया था, तो अब मैं सब टाइप करके लाता हूँ। It's all in the slide. I avoid reading, writing any more now. All right. तो अब क्या है कि आपके पास मीनिंग वाला स्क्रीन भी आएगा, जैसे कि हाइड्रोफोबिया इज फियर ऑफ वाटर, हीमोफोबिया इज फियर ऑफ ब्लड। ये एक्चुअली कुछ लोगों को होता है, मतलब शायद मुझे भी है, कि खून खराबा देखा नहीं जाता है। ठीक है, और पानी से तो खैर डर नहीं लगता है, बिकॉज ऑल दिस विंटर आई हैव बीन हैविंग टेकिंग कोल्ड वाटर बाथ इन द मॉर्निंग। तो सुबह आप ठंडे पानी से नहा, लेकिन ये स्टंट घर पे ट्राई मत करिएगा जो लोग नहीं करते हैं। ठीक है, उसके लिए आपको एक प्रोफेशनल की जरूरत पड़ती है, जैसे कि मैं। तो वाटर का तो डर हो सकता है, व्हेन यू सी अ ह्यूज वाटर बॉडी, तब शायद वो डर हो, फियर ऑफ वाटर। बाय द वे, डॉग्स काट लेते हैं तो भी हाइड्रोफोबिया हो जाता है, अगर इन्फेक्टेड हो जाए, अगर रेबीज हो जाए तो। ऑलराइट, फिर नहाने से भागेगा आदमी। अक्रोफोबिया इज फियर ऑफ हाइट्स, वह ऊंचाई पे गया और वहां पे जाके घबरा गया, लग रहा चक्कर आ जाएगा, गिर जाऊंगा यहां से। ठीक है, तो दैट इज एक्रोफोबिया। उसमें क्या होता है, वो चक्कर आने को कहते हैं वर्टिगो। इट इज कॉल्ड वर्टिगो, VERTIGO। स्पेलिंग लिख लीजिए, VERTIGO। यहां लिख देता हूं मैं। वर्टिगो, दिस इज टू अक्रोफोबिया, जो चक्कर आ जाता है उसको वर्टिगो। कान का फ्लूइड जो है वो बैलेंस खो देता है, जैसा होता है। ठीक है, एनीवे, निक्टोफोबिया इज फियर ऑफ डार्कनेस। तो आंसर हमारा क्या है बेटा, आंसर इज निक्टोफोबिया, दैट इज फियर ऑफ डार्कनेस। ऑलराइट, तो ये 4 हो गए, हाइड्रो, हीमो, एक्रो एंड निक्टो। नेक्स्ट, द साइंस कंसर्न विद द प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड। ये तो बहुत ही सिंपल है, क्योंकि आजकल तो दुनिया भर में स्टूडियो बन रहे हैं और ये वर्ड जरूर आता है वहां पे। एक्रोबैटिक्स, जियोलॉजी, पेडागोजी एंड अकाउस्टिक्स। एक्रोबैटिक्स, एक्रोबैट्स जिम्नास्टिक्स वाले। जियोलॉजी, GEO, ज्योग्राफी, किसकी स्टडी होती है, वहां से आप रेट कर सकते हैं। पेडागोजी, आई थिंक ये टर्म पढ़ा होगा, क्योंकि कहीं भी आप पढ़ने जाते हैं तो एक सवाल पूछते हैं कि पैटर्न क्या है, किस तरीके से पढ़ाते हैं, क्या करेंगे, सिलेबस कितना खत्म करेंगे, कितनी देर में खत्म करेंगे, कई सवाल होते हैं हमारे। ठीक, एंड देन यू गॉट अकाउस्टिक्स। अकूस्टिक्स, अकाउस्टिक्स, जो बोलना है बोलो, मीनिंग याद रखो यार।
ऑलराइट, एक्रोबैटिक्स एक स्पेक्टेकुलर जिम्नास्टिक फीट्स। कभी आप अगर सर्कस में गए हो, जैसे मैं छोटा था तो सर्कस में 1-2 बार सर्कस जा चुका हूं मैं, नहीं मैं जोकर बन के परफॉर्म नहीं करने गया था, वहाँ पे मैं देखने गया था, ठीक है। तो वो उसमें होता है कि वो ट्रपीज वगैरह पे बहुत ऊंचाई पे वो सब जो है उछल कूद करते हैं यार, बड़ा मतलब ब्रेवरी का काम है वो सब, एंड दे आर वेरी वेल प्रैक्टिस, तो उनसे हो जाता है। हम तो बिस्तर पे चढ़ के अगर नीचे कूदें तो भी शायद डैमेज कर बैठे कुछ। तो एक्रोबैटिक्स स्पेक्टेकुलर जिम्नास्टिक फीट्स। बी जियोलॉजी, ऐसा मैंने कहा था, जियोग्राफी अर्थ, डील्स विद फिजिकल स्ट्रक्चर एंड सब्सटेंस ऑफ द अर्थ। जियोलॉजी किसका स्टडी हो गया? बेसिकली अर्थ का और उसके सब्सटेंस की स्टडी हो गई है, उसका नेचर क्या है उसकी स्टडी, दैट इज जियोलॉजी। पेडागोजी, मेथड एंड प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग। जैसे मैंने कहा ना, आप कहीं जाते हैं तो ये पूछते हैं किस तरह से पढ़ाएंगे, सिलेबस कैसे खत्म होगा, स्टाइल क्या होता है, इज इट ऑनलाइन, इज इट ऑफलाइन, क्या एक्सरसाइज बेस्ड चीजें होती हैं या थ्योरी बेस्ड चीजें होती हैं या प्रैक्टिकल बेस्ड चीजें होती हैं। पेडागोजी है मेथड ऑफ टीचिंग, प्रैक्टिस एंड मेथड ऑफ टीचिंग। ऑलराइट, अच्छा यहां पे मैं आपको एक ये वर्ड दे रहा हूं जिसका मीनिंग आप खुद फाइंड करेंगे। ऑलराइट, देन वी हैव डी अकाउस्टिक्स। ऑब्वियसली एक ही ऑप्शन बचा था तो वही है साइंस कंसर्न विद द प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड। आप देखिए किसी भी मूवी हॉल के जहां इतनी ज्यादा साउंड होती है, उसके अंदर इफेक्ट्स होते हैं, सराउंडिंग साउंड और ये सब, डॉल्बी ऑल्बी सब जो कुछ रहता है, लेकिन आप जब उसके बाहर खड़े होते हैं, जब वो डोर बंद होता है तो आवाज बाहर नहीं आती है। तो क्या है, वो सारी आवाज जो है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ऑलराइट, जो उनका अकाउस्टिक सिस्टम है वो आवाज को बाहर नहीं आने देता है। सो दैट इज द साइंस इन्वॉल्व कंसर्न विद द प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड। ठीक है बेटा, तो इसका आंसर ऑब्वियसली डी हो गया। फिर नंबर 3, अ डिटेल्ड लिस्ट ऑफ थिंग्स इन अ प्लेस। अ डिटेल्ड लिस्ट ऑफ थिंग्स इन अ प्लेस, ग्लॉसरी, इन्वेंटरी, इटिनरी एंड डायरेक्टरी। ऑल राइट, आई थिंक ये भी आप ऑन बेसिस ऑफ एलिमिनेशन निकाल सकते हैं अगर आंसर नहीं, एग्जैक्ट मीनिंग नहीं भी समझ में आ रहा है तो। अ डिटेल्ड लिस्ट ऑफ थिंग्स इन अ प्लेस, एक जगह पे कुछ चीजें रखी हैं, उनकी ये डिटेल्ड लिस्ट है कि हमारे पास क्या क्या है यहां पे। सो आई थिंक चूंकि ये बहुत सिंपल है तो सीधे आगे बढ़ते हैं। अल्फाबेटिकल लिस्ट ऑफ वर्ड्स रिलेटेड टू अ स्पेसिफिक सब्जेक्ट और टेक्स्ट। भाई ग्लॉसरी तो पता है, जैसे मेरे पास 3-4 लिस्ट हैं, एक है सोशियोलॉजी की ग्लॉसरी है, एक है फिलॉसफी की ग्लॉसरी है, एक है इकोनॉमिक्स की ग्लॉसरी है। तो व्हाट डू मीन बाय फिलॉसफी की ग्लॉसरी? इसका मतलब है कि उस पे उस लिस्ट में वो वर्ड्स हैं जो पर्टिकुलरली फिलॉसफी से अपना कंसर्न रखते हैं। दीज आर द वर्ड्स रिलेटेड टू द सब्जेक्ट ऑफ फिलॉसफी, और मे बी ग्लॉसरी ऑफ सोशियोलॉजी तो सब्जेक्ट ऑफ सोशियोलॉजी, फिलॉसफी ऑफ ग्लॉसरी ऑफ इकोनॉमिक्स तो मतलब वर्ड्स रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स, तो वो ग्लॉसरी हो गया। इन्वेंटरी, अ डिटेल्ड लिस्ट ऑफ थिंग्स इन अ प्लेस। देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है किसी भी बिजनेस का। जब आप कोई चीज जो है डिलीवरी की बात करते हैं, भाई आपको थोड़ा बहुत अंदाजा होना चाहिए कि हमारे कितने कस्टमर्स हैं, हम पर डे, पर वीक, पर मंथ, पर ईयर कितनी चीजें हमको कस्टमर्स को देनी है। उस हिसाब से आप एक लॉट अपने पास मेंटेन करते हैं। ऐसा ना हो कि कस्टमर ऑर्डर दे रहा है आपके पास डिलीवरी करने के लिए, वो ऑब्जेक्ट नहीं है, या ऐसा ना हो कि कस्टमर्स ऑर्डर दे ही नहीं रहे हैं और आपका गोडाउन भरे जा रहा है, भरे जा रहा है, भरे जा रहा है, उसमें जगह नहीं बच रही है सामान और रखने की। तो दैट इज इन्वेंटरी मैनेजमेंट, कि कितना सामान हमें अपने पास रखना है और कितना बिल्कुल इस तरह से रखना है कि जैसे ही ये सामान निकले, बिके, वैसे ही नया आ जाए, हम कभी खाली ना बैठे और हम कभी ओवर स्टफ्ड भी ना हो। दैट इज इन्वेंटरी। इटिनरी इज अ प्लान्ड रूट और जर्नी। जब आप घूमने जाते हैं, मान लीजिए 5-6 दिन के लिए गए, भाई अब पता नहीं 3 साल में तो कहीं गए, लेकिन जब जाएंगे, जो बिल्कुल जाएंगे, तो आप देखेंगे आप उसके पहले प्लान कर चलते हैं कि यार आज यहाँ चलेंगे, पहुंचेंगे, इस दिन यहाँ पे रुकेंगे, वहां से टैक्सी लेंगे, जो है अपना फ्रेश होने के बाद टैक्सी लेके फिर उस दिन हम यहाँ घूमेंगे, फिर हम लौट के आएंगे, अगले दिन सुबह यहाँ निकल जाएंगे, फिर वहां रुक जाएंगे। ये सब क्या है, आपने एक अपने टूर का प्लान कर लिया है। जैसे वर्ल्ड कप होता है तो वर्ल्ड कप का एक कैलेंडर होता है कि कौन सा मैच कहां पे किस दिन खेला जाएगा। ऑलराइट, अंडर 19 जीत गए हम लोग यार, फिर से मजा आ गया भाई। डी डायरेक्टरी,
अ बुक और वेबसाइट लिस्टिंग इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशंस अल्फाबेटिकली और थीमेटिकली। ये तो पता ही डायरेक्टली क्या होता है, जैसे शायद कुछ वेबसाइट्स हैं, मे बी जस्ट डायल इज वन ऑफ देम, उस पर आप टिक मारते हैं तो आपके शहर का जो प्रोडक्ट आप ढूंढ रहे होते हैं, जो सर्विस आप ढूंढ रहे होते हैं, उसकी पूरी लिस्ट आ जाती है। पहले डायरेक्टरी में टेलीफोन नंबर और शायद एड्रेस, जो पुरानी पिक्चरें आप देखेंगे ना, उसमें एक टेलीफोन के बगल में एक मोटी सी किताब लोग रखते थे, तो डायरेक्टरी में से नंबर ढूंढते थे कि भाई एम्बुलेंस बुलानी है, नंबर क्या है। ऑलराइट, सो दैट इज डायरेक्टरी। तो क्वेश्चन तो हमारा इन्वेंटरी पे बेस्ड था, तो आंसर यहां से मिल गया हमको। ऑब्सेसिव डिजायर टू लूज वेट बाय रिफ्यूजिंग टू ईट, कह रहे हैं हम खाना ही नहीं खाएंगे ऐसी तैसी। पायरेक्सिया, डिसलेक्सिया, एनोरेक्सिया, एस्फेक्सिया, बताओ भाई। ऑब्सेसिव डिजायर टू लूज वेट बाय रिफ्यूजिंग टू ईट, कभी फैशन टीवी देखा है? जरूर देखा होगा, ठीक है। हाँ, ऐसा कैसे हो सकता है ना देखा हो, ठीक। हाँ, जो मुस्कुरा रहे हो मंद मंद, ठीक है। तो उसमें आप देखो ना, मतलब अब मत देखना, अब पढ़ाई का टाइम आ गया है। उसमें आपने देखा होगा कि बहुत ही दुबली पतली बिल्कुल मॉडल्स होती हैं, ठीक है। वो प्रॉब्लम था बिकॉज अ सर्टन बॉडी स्ट्रक्चर वाज प्रमोटेड एंड एक्सेप्टेड कि हमको इस तरह के लोग चाहिए, ये खूबसूरती है। एंड देन दैट एंटायर रेवोल्यूशन केम कि यहाँ पे बॉडी शेमिंग इज नॉट अलाउड एंड जो है पीपल विद डिसेंट वेट, उनको भी खूबसूरत मानना चाहिए, बिल्कुल मानना चाहिए, क्यों नहीं मानना चाहिए, ठीक। तो ये जो लोग बहुत दुबले पतले थे ना, इनका चूंकि ये प्रोफेशन ऐसा था जो डिमांड कर रहा था, तो ये लोग एनोरेसिक हो गए, मतलब खाना खाना छोड़ दिया कि यार अगर वेट बढ़ेगा तो हमको काम नहीं मिलेगा। फॉर्चुनेटली दैट सीम्स टू हैव काइंड ऑफ एंडेड, ठीक है। तो पायरेक्सिया, डिसलेक्सिया, एनोरेक्सिया, चलो भाई आंसर या मीनिंग तो देखना शुरू करते हैं। पायरेक्सिया इज बुखार, बुखार आए तुम डोलो, डोलो मतलब डोलो लो, और डोलो नहीं तो फिर दो मारो, दो लो। ठीक है, आजकल डोलो के जो मैन्युफैक्चरर्स रहे होंगे, जो ओनर्स रहे होंगे, वो करोड़पति, अरबपति, खरबपति बन गए होंगे, क्योंकि ओमिक्रॉन में डोलो जो है गजब का असर कर रहा है। तो डोलो या दो लो, ठीक है। हाँ, रम। पायरेक्सिया इज फीवर। डिसलेक्सिया, ये जो निशान अवस्थी को हो गया था तारे जमीन पे, डिसलेक्सिया, शब्द समझ नहीं आते थे। टर्म फॉर डिसऑर्डर्स दैट इन्वॉल्व डिफिकल्टी इन लर्निंग टू रीड और इंटरप्रेट वर्ड्स, तो इस पे तो बात नहीं करेंगे, पता ही आपको। एनोरेक्सिया मैंने बता ही दिया है। ऑब्सेसिव डिजायर टू लूज वेट बाय रिफ्यूजिंग टू ईट, एनोरेक्सिक जो मैं कह रहा था हो जाते हैं। एंड एस्फिक्सिया इज कंडीशन व्हेन बॉडी इज डिप्राइव्ड ऑफ ऑक्सीजन, जो कि कोविड-19 की सेकेंड वेव में हुआ था, डेल्टा। ओमिक्रॉन का बड़ा भाई डेल्टा आया था, तो डेल्टा ने हाहाकार मचा दिया था, क्योंकि तब बॉडी में सडनली ऑक्सीजन डिप कर जाती थी, एंड दैट इज व्हाई देयर वाज सच अ chaos of acquiring a gas cylinder, ऑक्सीजन सिलेंडर, ठीक है। तो उसके बाद फिर चूंकि वो ऑक्सीजन सिलेंडर जो थे वो इंडस्ट्रियल थे, मोस्ट ऑफ देम दे वर नॉट मेडिसिनल, मेडिकल इक्विपमेंट से नहीं आ रहा था वो, तो उसके बाद फिर वो फंगस फैल गया, ठीक। तो बड़ी त्राही त्राही मची थी यार। तो ये भूलना मत बेटा, एस्फिक्सिया, कंडीशन वेयर बॉडी इज डिप्राइव्ड ऑफ ऑक्सीजन। ऑलराइट, फाइन। तो क्वेश्चन तो हमारा एनोरेक्सिया था, नॉट अ प्रॉब्लम, मिलेगी आपको। नंबर 5, नॉट सपोर्टिंग एनी साइड इन एन आर्ग्यूमेंट, किसी भी साइड को हम सपोर्ट नहीं करते हैं, सीधी बातें है, मतलब जो सच बोल रहा होगा उसको सपोर्ट करें, कुछ ऐसा। तो बायस्ड है, इम्पार्शियल है, नेचुरल है, इन्वॉल्व है। आई थिंक बहुत सिंपल क्वेश्चन है यार ये, ठीक है। बायस्ड, अनफेयरली प्रीजुडिस्ड, ये होता है, हम खुद हम लोग सब बायस्ड हैं किसी न किसी चीज को लेके, ठीक है। इट मे बी लुक्स, इट मे बी कल्चर, इट मे बी सिबलिंग्स, मे बी चिल्ड्रन, हम लोग सब बायस हैं अपनी चीजों को लेकर, अपने लोगों को लेकर के। और इसका उल्टा हो जाता है कि आप इम्पार्शियल हैं, मतलब पार्शियल नहीं है। व्हाट इज इम्पार्शियल? नॉट सपोर्टिंग एनी साइड इन एन आर्ग्यूमेंट। भाई एक टीचर है, दो बच्चे लड़ रहे हैं, तो बोला लड़ लो पहले, फिर बात करेंगे हम। वो रोक नहीं रहा है, वो क्या है, इम्पार्शियल है, बोले कूट लो एक दूसरे को, फिर बात की जाएगी। तो क्या हो गया, वो इम्पार्शियल हो गया, बोला यार हम किसी को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। सी, नेचुरल, एग्जिस्टिंग इन और डिराइव फ्रॉम नेचर, प्रीटी सिंपल। एंड इन्वॉल्व के बेटा दो मीनिंग यहां पे लिखे हुए हैं। एक तो है डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, आप ऐसे देख लो इसको, एक मिनट। इट वॉज अ very involved
कॉन्वर्सेशन। तो इन्वॉल्व कॉन्वर्सेशन क्या हो गया कि ऐसा कॉन्वर्सेशन जो कि बहुत गहन हो रखा था, समझ में नहीं आ रहा था, ठीक। और दूसरा है बी ऑक्यूपाइड। अगर आप किसी काम में इन्वॉल्व हैं तो आप उस काम में क्या हैं, तल्लीन हैं, उसमें ऑक्यूपाइड है, ये इसका मीनिंग निकल के आता है, ठीक है। हाँ, इतना सिंपल है कि शब्द नहीं मिल रहे मुझे समझाने के लिए आपको, ठीक। तो एनीवे, बायस्ड, इम्पार्शियल, नेचुरल, इन्वॉल्व, 4 वर्ड्स हो गए हमारे पास। नंबर 6, एक्ट ऑफ गिविंग अप द थ्रोन, अपनी गद्दी छोड़ देना, त्याग देना। एडुलेशन, एडिक्शन, एडिक्शन तो हो नहीं सकता। एडमिरेशन एंड एब्डिकेशन। ऑल राइट, आई थिंक ऑन बेस्ड ऑन प्योरली एलिमिनेशन आप आंसर निकाल सकते हैं इसका। एडुलेशन, एडिक्शन, एडमिरेशन एंड एब्डिकेशन। तो एडुलेशन की अगर हम बात करते हैं तो इट मीन्स एक्सेसिव एडमिरेशन, ठीक है। एडुलेशन जैसे हमारे यहाँ मूवी स्टार्स को मिलता है, क्रिकेटर्स को मिलता है, लोग पागल हो जाते हैं एयरपोर्ट पे, अगर करीना कपूर दिख जाती है तो बौरा जाते हैं एकदम कि नहीं हम तो सेल्फी लेंगे चाहे जो हो जाए, इतनी बेइज्जती हो जाए देखा जाएगा, पुलिस वाले गाली दे रहे हैं उनको फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। एक्सेसिव एडमिरेशन है। एडिक्शन, डिपेंडेंसी या फिर क्रेविंग, मतलब नशा, ठीक है, जिंदगी का नशा है हमको, ठीक। तो ये भाई नशा है, एडिक्शन। इसके ज्यादा एडिक्शन कर लोगे तो तुमको भेजना पड़ेगा फिर वहां पे रिहैबिलिटेशन सेंटर पे, तो ऐसी नौबत मत आने दीजिएगा, ठीक है। हाँ। सी, एडमिरेशन, रिस्पेक्ट एंड अप्रूवल। ये सिंपल है कि भाई आप किसी को एडमायर करते हैं, इज्जत करते हैं और उसकी बातों को मानते हैं, कहते हैं यार ठीक है वो जो कह रहे हैं बहुत बढ़िया कह रहे हैं यार, ठीक। हाँ। जैसे कुछ जर्नलिस्ट हैं हमारे यहाँ, तो उनको एक पार्टी कहती बहुत बढ़िया एकदम सच बोलते हैं, दूसरी कहती 1 नंबर का झुट्टा है, और ऐसे फिर दूसरे जर्नलिस्ट के लिए ये वाली पार्टी भी सेम कि यार 1 नंबर का झुट्टा है, वो पहली वाली कह रही है एकदम सच बोल रहे हैं। तो ये क्या है, एक पार्टी एडमायर कर रही है, ठीक है, दूसरा एडमायर नहीं कर पा रही है। देन डी, एब्डिकेशन इज द एक्ट ऑफ गिविंग अप द थ्रोन। एब्डिकेशन माने त्याग देना होता है कि ठीक है आज से हम अपनी राजगद्दी त्याग रहे हैं और हम जा रहे हैं संन्यास लेके। बड़ा मुश्किल है, कोई किया नहीं होगा आज तक शायद, लेकिन हाँ ठीक है, एक राजा रामचंद्र किए थे 14 साल के लिए, ठीक है। हाँ, लेकिन मजबूरी उनको, पिताजी बोले तो पिताजी बोले तो भाई पिताजी बोल दिए तो बोल दिए, बात खत्म हुई, इसमें कुछ आर्ग्यू नहीं करना था उनको। एक्ट ऑफ गिविंग अप द थ्रोन, बड़े काम के लिए निकले थे। हाँ। नेक्स्ट, अ स्टेटमेंट विच कैन नॉट बी कॉन्ट्रोडिक्टेड। एक ऐसा स्टेटमेंट जिसको आप कॉन्ट्रोडिक्ट नहीं कर सकते हैं, जिसका विरोध आप नहीं कर सकते हैं। इररिफ्यूटेबल, इररिपेरेबल, इररेस्टिबल एंड इररेशनल। इतना इर आया कि बोलने में ही जबान लड़खड़ा रही है। दोबारा नहीं बोलूंगा यार, अच्छा चलो बोल लेते हैं। इररिफ्यूटेबल, इररिपेरेबल, इररेस्टिबल एंड इररेशनल। हाँ जी। इररिपेरेबल तो समझ गए होंगे, रिपेयर नहीं हो सकता। रेस्टेबल, जो रेजिस्ट नहीं कर सकते, रोक ही नहीं पा रहे हैं, कहते हैं कि भाई हम वजन घटाना है और जिम जाना है, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, सुबह जो है अंकुरित चने खाऊंगा, ऐसा वैसा, फिर सामने आ गई पेस्ट्री, ब्लैक फॉरेस्ट। अब वो कह रहा है यार ऐसा है, अंकुरित चने तो खा ही रहे हैं और जिम भी चले ही जाएंगे 10-12 साल बाद, अभी खा लेते हैं। तो क्या हुआ, ये इररेजिस्टिबल हो गया, ब्लैक फॉरेस्ट पेस्ट्री, हाँ निकल के खाना अब तुम लोग। इररेशनल, लॉजिकल हो गया, आंसर देख ही लेते हैं सीधे। इररिफ्यूटेबल, स्टेटमेंट विच कैन नॉट बी कॉन्ट्रोडिक्टेड। एक ऐसा स्टेटमेंट जिसको आप कॉन्ट्रोडिक्ट नहीं कर सकते हैं, जिसका विरोध नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इररिपेरेबल, इम्पॉसिबल टू रेक्टिफाई और रिपेयर, रिपेयर नहीं कर सकते जैसा मैंने कहा। इररेजिस्टिबल, टू अट्रैक्टिव और टेम्पटिंग टू बी रेजिस्टेड, मतलब फिर आदमी अपने आप को रोक नहीं पा रहा है, ठीक। जैसे शायद ऑस्कर वाइल्ड सर का स्टेटमेंट था, आई कैन रेजिस्ट एवरीथिंग एक्सेप्ट टेम्पटेशन। मैं सब कुछ रेजिस्ट कर सकता हूं सिवाय टेम्पटेशन के। अरे तो फिर बचा क्या दुनिया में, हर चीज तो टेम्पटिंग है ही है। ऑलराइट, सो टू अट्रैक्टिव और टेम्पटिंग टू बी रेजिस्टेड, एंड डी इज इररेशनल, जो कि आपको पता है, तो उसकी बात हम नहीं करेंगे। हम चलते हैं नंबर 8 पे। अ ग्रुप ऑफ कैटल, हर्ड, लिटर, फ्लॉक, प्राइड। ओहो, बहुत ही सिंपल। ऐसे सवाल भी आते हैं बेटा, देख रहे हो। हर्ड, लिटर, फ्लॉक, प्राइड। आई थिंक आंसर तो हो गया हर्ड, ठीक है। लिटर, जैसे इट्स फर्स्ट लिटर, जैसे जो पपीज होते हैं वो 5, 6, 7 एक साथ पैदा होते हैं, तो दे आर कॉल्ड लिटर। ऑलराइट, फ्लॉक चिड़िया हो गया, प्राइड लायन हो गया। फिर भी एक बार देख लेते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। अ ग्रुप ऑफ कैटल इज हर्ड। लिटर, रबिश, या तो एक लिटर होता है कि कूड़ा जिसे कहते हैं, और दूसरा जो मीनिंग है वो क्या है, अ नंबर ऑफ यंग वंस बॉर्न टू एन एनिमल एट
वन टाइम। एक बार में जो बच्चे होते हैं उनको सबको मिला के लिटर कहा जाता है। जैसा मैंने कहा कि कुछ लोग पर्टिकुलर स्पेसिफिक डॉग्स की ब्रीडिंग करते हैं, जैसे मान लीजिए किसी ने लेब्राडोर पाले हुए हैं, तो खबर आती है मोहल्ले में कि भाई 6 पपीज जो हैं वो फॉर सेल हैं, अगर आप डॉग लवर हैं और लेब्राडोर आपको पसंद है तो वी हैव गॉट 6 पपीज, तो आके आप अपना ले जाइए, 1 ले जाइए, 2 ले जाइए, 6 के 6 चाहिए, 6 के 6 ले जाइए, दाम इतना है, ठीक है। तो वो क्या है, वो पूरा लिटर है, लिटर ऑफ 6 पपीज, ऑलराइट। एंड सी इज फ्लॉक अ नंबर ऑफ बर्ड्स ऑफ वन काइंड, एक तरह की चिड़ियों का झुंड, ठीक है। और डी आता है प्राइड, अ ग्रुप ऑफ लायंस फॉर्मिंग अ सोशल यूनिट। देखिए टाइगर आपको अकेला दिखता है, लायन आपको यूजली उनकी फैमिली होती है, वो अपना परिवार साथ लेके चलते हैं, ठीक है, अकेले नहीं छोड़ते इस तरह से, ऑलराइट। सो दैट इज प्राइड। आंसर क्या था यार हमारा, क्वेश्चन क्या था बाय द वे, आई थिंक इट वाज अ ग्रुप ऑफ कैटल, ऑलराइट, तो इट इज हर्ट। नंबर 9 कहता है अ सिचुएशन इन विच मेनी पीपल लीव अ प्लेस एट द सेम टाइम। एक ऐसी सिचुएशन जिसमें बहुत सारे लोग एक साथ निकल लेते हैं। मिटिगेशन, इमिग्रेशन, नेविगेशन, एक्सोडस। मिटिगेट करना तो आई थिंक बेटा रिड्यूस करना होता है, कम करना होता है। इमिग्रेशन था कि लोग जाके कहीं बच जाते हैं, जैसे अभी पूरा 2020 में जो माइग्रेंट इशू था वो, ठीक है। नेविगेशन आप जानते ही हैं, मोबाइल पे आपने जीपीएस ऑन किया और नेविगेट करना स्टार्ट कर दिया, जहां जाना है उसको ढूंढना खोजना उसके उसमें। और एक्सोडस एक बचता है, तो अब आंसर ही देखें यार अगर हो। मिटिगेशन, एक्ट ऑफ रिड्यूसिंग द सिवियरिटी, मतलब जो सिवियरनेस है, जो सिवियरिटी है चीज की, जो कठोरता है, उसको क्या कर रहे हैं, वो कम कर रहे हैं, दैट इज मिटिगेशन, ऑलराइट। लिटिगेशन नहीं है बेटा, मिटिगेशन, लिट्टी चोखा पे मत चले जाओ तुम लोग। नेक्स्ट, इमिग्रेशन, एक्शन ऑफ कमिंग टू लिव, सॉरी एक्शन, इतना टीवी देखा है कि लाइव ही हो जाता है वो। एक्शन ऑफ कमिंग टू लिव परमानेंटली इन अ फॉरेन कंट्री, दैट इज इमिग्रेशन। और इसी का उल्टा होता है एमिग्रेशन, ठीक है, इमिग्रेशन एंड एमिग्रेशन, ऑलराइट। सी, नेविगेशन, एक्शन ऑफ मूविंग अराउंड, जैसे मैंने कहा जीपीएस ऑन किया, मैप्स ऑन किया और नेविगेट करना शुरू कर दिया, मूव अराउंड करना शुरू कर दिया बेस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर मैप। डी जो है एक्सोडस, इट इज अ सिचुएशन इन विच मेनी पीपल लीव अ प्लेस एट द सेम टाइम। ये वो वर्ड है जो हम ढूंढ रहे थे। एक्सोडस, अ सिचुएशन इन विच मेनी पीपल लीव अ प्लेस एट द सेम टाइम। अच्छा बाय द वे एक चीज आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, दे आर गिविंग अस द ऑप्शन विद द वर्ड्स, विच मीन्स अल्टीमेटली है कि उन वर्ड्स की मीनिंग आपको पता है या नहीं पता है। विच मीन्स कि अगर 4 में से 3 का भी मीनिंग पता है तो आंसर निकल आएगा, ऑलराइट। विच मीन्स कि आपको मीनिंग पता होना चाहिए, विच मीन्स आपको रीडिंग लगानी चाहिए। घूम फिर के बाद फिर वहीं पे आ गई, हाउ मच यू रीड, हाउ मेनी वर्ड्स यू गेट एक्सपोज टू एंड हाउ मेनी वर्ड्स कैन यू रिटेन और रिमेंबर एंड रिकॉल ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। भैया इम्तहान के टाइम पे कितना आपको याद आ जाता है ना, असली मुद्दा वो है, ठीक। तो रीडिंग करेंगे तो थोड़ा आसान रहता है, कुछ रिलेटेबल रहता है, कुछ कहानी वानी जुड़ जाती है, कुछ याद रह जाता है। रट्टा मारेंगे तो वही है, क्या था वो, इतिहास बड़ी बेवफा, रात रटा सुबह सफा, तो वही हो जाता है कि रट के गए इम्तहान में और सुबह साफ हो गया मामला। कुछ लोग तो हिस्टोरिकली बताया गया है मुझे कि रट के गए और बीच में अगर एक वर्ड भी भूल गए, द, बिकॉज, ओवर, कुछ भी भूल गया तो पूरा पैराग्राफ भूल गया उसके बाद, ठीक। तो रटने का कोई खास फायदा नहीं है, और तरीका निकालिए चीजों को याद रखने के, कहानियां बनाइए, रिलेट करिए, कुछ चीजों को इस तरह से रखिए कि उसके इर्द गिर्द कुछ याद रहे आपको हमेशा, ठीक है। चलिए, तो आंसर एक्सोडस, ओके। 10th, टू लाफ एट समथिंग इन अ क्रूअल वे, किसी चीज पे क्रूरता के साथ हंसना, हा 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 हा। तो डिराइड है, डिसाइड है, डिफाई है, डिप्राइव्ड है। तो डिसाइड तो होगा नहीं, वो तो फैसला लेना होता है। डिफाई करना, ये अच्छे से आप जानते हैं, पलट के बड़ों को जवाब देना, हम चुप नहीं रहेंगे, पहले वाले नहीं रहे अब, ठीक। डिप्राइव एंड डिराइड, यू गॉट 2 वर्ड्स। टू लाफ एट समथिंग इन अ क्रूअल वे। एक सेकेंड, मेरे ख्याल से डिराइड होगा। यस, बी इज डिटरमिन, सी इज ओपनली रेजिस्ट और रिफ्यूज टू ओबे। बात नहीं मानेंगे, जैसा कहोगे तो बिल्कुल नहीं मानेंगे, चाहे जो कर लो तुम। आज पीट लो, कूट लो, घर से निकाल दो, आज बगावत हो चुकी, अब चाहे मार उठे, अब बाबा यारा तेरी बाह पकड़ ली, करना नहीं ऐसा, पापा बहुत मारेंगे तुमको।
नंबर डी, डिप्राइव, प्रिवेंट फ्रॉम हैविंग और यूजिंग समथिंग। कोई चीज आपको इस्तेमाल करने नहीं दी जा रही है, यू आर बीइंग डिप्राइव्ड। जैसे कहते हैं डिप्राइव्ड चाइल्डहुड, डिप्राइव्ड चाइल्डहुड, तो ये कैसा चाइल्डहुड है? ये चाइल्डहुड ऐसा है जो बचपन में चीजें उसको नहीं मिली। अरे खिलौना तो छोड़ो, खाने का नहीं मिल रहा है यार, ठीक, तो दैट इज डिप्राइव, डिप्रीवेशन यहीं से आया है। ऑलराइट, तो पलट के देखते हैं भाई, डिराइड इज टू लाफ, उपहास, ठीक है, जो कि शायद जब महाभारत पढ़ते हैं तो कहते हैं कि द्रौपदी जो है दुर्योधन पे हंस दी थी, तो वो बुरा मान गया था। हाँ, डिसाइड, डिटरमिन, डिफाई, ओपनली रेजिस्ट और रिफ्यूज टू ओबे, एंड डिप्राइव, प्रिवेंट फ्रॉम हैविंग और यूजिंग समथिंग। ऑलराइट, नेक्स्ट, द स्टडी ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री एंड प्री हिस्ट्री थ्रू द एक्सकेवेशन ऑफ साइट्स। वो जो खोद देते हैं पूरा, बोला है सब हम खोद डालेंगे चाहे जो हो जाए, और निकालेंगे नीचे से समंदर बिल्कुल। हाँ, आर्कियोलॉजी, सिफोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, जियोलॉजी। बेटा जियोलॉजी तो भी आया था, अर्थ एंड द सब्सटेंस, ठीक है। एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोप, मैन, मैनकाइंड। अब बचा आर्कियोलॉजी और सिफोलॉजी, दो चीजें बची आपके पास, आर्कियोलॉजी एंड सिफोलॉजी। ऑलराइट, ए आर्कियोलॉजी क्या कहता है? द स्टडी ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री एंड प्री हिस्ट्री थ्रू द एक्सकेवेशन साइट। जैसे हड़प्पा एंड मोहनजोदारो, खोदा तो वहां से टीन टप्पड़ निकला सब, तो पता याद बड़े प्लान्ड सिटीज थे, इनके पास कार पार्किंग भी था, बैलगाड़ी वहां खड़ी करते थे, तो पता चला कि बहुत ही प्लान्ड चीजें थी। कैसे पता चला? एक्सकेवेशन के थ्रू, खुदाई किया था वहां पे, ठीक है। सिफोलॉजी इज स्टैटिस्टिकल स्टडी ऑफ इलेक्शंस। देखिए बेटा, यूपी इलेक्शंस तो आ रहे हैं, तो सब हर कोई बोल रहा है कुछ ना कुछ, कोई कह रहा है 80-20 है, कोई कह रहा है 90-10 है, कोई कह रहा है 80-20 में से जो 20 है वो उसमें से 60 हमारा है, ठीक है। तो अब चीजें ये सब क्या है? ये सब बोला जा रहा है ऐसा, ठीक। और बाद में कहें कि जनता ने जो हमें फैसला दिया है हम उसका जो है वो आदर सम्मान करते हैं और अपनी गलतियां सुधारेंगे और लोगों के बीच में जाएंगे, अपनी बातें समझाएंगे, उनकी बातें सुनेंगे, उनकी बातें समझेंगे। नेता हैं जी, कुछ भी बोल जाएंगे, ठीक है। थिंग इज, एक पूरा स्टडी है कि रुझान किस तरफ जा रहे हैं, ठीक है, किस पार्टी के मैक्सिमम वोट्स मिलने की चांसेस हैं, मैक्सिमम सीट जीतने के चांसेस हैं, या परसेंटेज ऑफ वोट्स बढ़ने या घटने के चांसेस हैं। ये सब का जो बड़ा स्टडी होता है दैट इज सिफोलॉजी। ऑलराइट, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया है इन द लास्ट डिकेड और सो। हालांकि क्या ही स्टडी करेंगे, जनता वहां खड़ी होती तो अपने मन में वोट डालती है, फिर बोले चाहे जो भी। एंथ्रोपोलॉजी, स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटीज एंड कल्चर्स। एंथ्रोपोलॉजी एक बड़ा पॉपुलर सब्जेक्ट हुआ करता था यूपीएससी में, कहते थे बड़ा स्कोरिंग है, अब पता नहीं आजकल का क्या है। एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी ऐसे आया था, बड़ा स्कोरिंग है, ठीक है, ऐसे तैयार करते हैं ना हम लोग, बड़ा स्कोरिंग है। नंबर डी, जियोलॉजी, डील्स विद फिजिकल नेचर ऑफ अर्थ एंड इट्स सब्सटेंस। नथिंग न्यू हियर। आंसर, the study of human history and prehistory through the excavation sites, that is archaeology. Living in air, heavenly है, feathery है, aerial है, visual है। visual आंख वाला हो गया, heavenly स्वर्ग वाला हो गया, feathery पंख वाला हो गया। तो आंसर क्या बचा? एक ही बचा, that is aerial। heavenly of heaven, स्वर्ग का। feathery having covered with or resembling feathers, having या कवर्ड या फिर और रिजेम्बलिंग फेदर्स, पंख के जैसा ही है, ठीक। तो क्या हो गया? फेदरी हो गया। ऑब्वियसली एरियल इज लिविंग इन एयर एंड विजुअल इज रिलेटिंग टू सीइंग और साइट। एक वर्ड और दे रहा मैं आपको, आर्बोरियल, पता करना, ARBOREAL। ऑलराइट, ARBOREAL हटेगा और अपन अगले स्लाइड पे चलेगा। नंबर 13, a type of dome shaped shelter built from blocks of solid snow, chalet, wigwam, hut and igloo। आई थिंक ये तो इग्लू है पक्का, ये तो पता है आपको, ठीक है। तो इस पे तो क्या ही टाइम लगाएं, आगे देखें। शैलेट क्या होता है? अ वुडन हाउस विद ओवरहैंगिंग ईव्स। ओवरहैंगिंग ईव्स जो वो आप ऐसे कह सकते हैं कि
एक तो राइटिंग तो माशाल्लाह है, ड्राइंग और भी माशाल्लाह है मेरी, कोशिश करता हूँ। जैसे स्विट्ज़रलैंड के घर होते हैं ना, स्विट्ज़रलैंड वाले, ये ऐसे यहाँ पे, ठीक, हाँ कुछ बड़ा सा बनाने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। हाँ, यहाँ खड़ी करते हैं कार, ये हो गई स्नो। ये जो है ना, ये चीज, ये ईव्स है। तो अ वुडन हाउस विद ओवरहैंगिंग ईव्स, ये जो पूरा स्ट्रक्चर मैंने खड़ा किया, ये है अ वुडन हाउस विद ओवरहैंगिंग ईव्स। ये चीज जो आती है, दिस इज ओवरहैंगिंग। ज्यादा आ गई ना, ठीक, तो ये ईव्स हो गया। चलो भाई अगला कुछ आया, तो पहले तो ये हटाना पड़ेगा। विगवैम, अ हंट और a hut or tent with a domed or conical roof। क्या बात है, आज बड़े मौके मिल रहे हैं मुझे आर्ट करने के। ये है, इसमें छप्पर है और ये ऐसे है, तो ये आपकी हट हो गई। कॉनिकल है या डोम शेप में है। ऑलराइट, दिस इज विगवैम। हट तो हट है, चल हट। और इग्लू, अ टाइप ऑफ डोम शेप शेल्टर बिल्ड फ्रॉम ब्लॉक्स ऑफ सॉलिड स्नो। जो इग्लू होते हैं जहां पे क्या एस्किमोज रहते हैं, वो इग्लू, ठीक है। तो ये तो बचपन में बहुत पढ़ाया गया हमको। 14th, टू एक्सप्रेस इन एन अनक्लियर वे। ऑलराइट, इलोक्वेंट, गार्बल्ड, ल्यूसिड, इंटेलिजिबल। ऑलराइट, टू एक्सप्रेस इन एन अनक्लियर वे मतलब समझ ही नहीं आ रहा क्या बोल रहे हो, जैसे मैं बोलता हूं आपको समझ नहीं आता है। To express in an unclear way, eloquent, garbled, lucid and intelligible। तो आई थिंक देखिए बेटा, इलोक्वेंट तो पता है हमको, परसुएसिव स्पीकिंग मतलब बोलने की वो कला जिससे आप अपनी बात मनवा लेते हैं। इंटेलिजिबल हो नहीं सकता, क्योंकि इंटेलिजिबल है तो मतलब कुछ ठीक ठाक ही है, समझ ही रहा है, इंटेलिजेंट टाइप्स वहां से निकाल सकते हैं। ल्यूसिड एंड गार्बल्ड, इन दोनों में अगर एक का ही मीनिंग पता है तो आंसर पता हो जाएगा। चलो मीनिंग देख लेते हैं। इलोक्वेंट, फ्लुएंट और पर्सुएसिव इन स्पीकिंग और राइटिंग। जैसा मैं कहता हूं ना, अ ग्रुप ऑफ लॉयर्स जो होता है उनके लिए जो कलेक्टिव नाउन है वो इलोक्वेंस होता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि बीइंग फॉर बीइंग अ गुड लॉयर, मैं लायर बोला था, फॉर बीइंग अ गुड लॉयर यू हैव टू हैव दैट एबिलिटी टू स्पीक वेरी वेल, कि बोल के अपनी बात मनवा लें, जो वो कला होनी चाहिए, दैट इज इलोक्वेंस। गार्बल्ड, टू एक्सप्रेस इन एन अनक्लियर वे। गार्बल्ड होता है कि उबड़ खाबड़ समझ नहीं आ रहा, अवार्ड। यश चोपड़ा सर को सुनो कभी, तुम्हें समझ में आएगा कि समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, दैट इज गार्बल्ड। ल्यूसिड, एक्सप्रेस्ड क्लियरली, इजी टू अंडरस्टैंड। ल्यूसिड है मतलब बिल्कुल सिंप्लीफाई करके आपको बता दिया गया है, बहुत आसान है आपके लिए समझना। मैंने कहीं पढ़ा था, टू इंप्रेस कॉम्प्लिकेट, टू हेल्प मेक इट सिंपल, ठीक है। किसी को इंप्रेस करना है तो चीजें कॉम्प्लिकेट कर दो, अगला सोचेगा बाप रे ये काम कैसे किया इसने। और किसी को किसी की मदद करनी है तो चीजें सिंपल कर दो, कि देख भाई ऐसे ऐसे हो सकता है, सोच लीजिए आप भी, ठीक है, दैट इज द डिफरेंस। डी, इंटेलिजिबल, एबल टू बी अंडरस्टूड। कोई चीज इंटेलिजिबल है, आप अगर इंटेलिजिबल हैं, इसका मतलब क्या है कि आपको समझा जा सकता है, जो आप कह रहे हैं वो हमें समझ में आ रहा है, ठीक है बेटा। तो गार्बल्ड, अच्छा इसमें वर्ड्स अच्छे हैं यार, इलोक्वेंट है, गार्बल्ड है, ल्यूसिड है एंड इंटेलिजिबल है, ठीक है। 15th, अ टेबल ऑफ फ्लैट सरफेस वेयर ऑफरिंग्स आर मेड टू अ डेटी। भाई देवता को अपने बलि भेंट की जा रही है, सौंपी जा रही है, तो उसको कहते क्या उस टेबल को? प्यू, सैंक्टोरम, स्टोन या फिर ऑल्टर। प्यू, सैंक्टोरम, स्टोन या फिर ऑल्टर। देखिए स्टोन तो मुझे पता है मीनिंग, ठीक है, बाकी आप समझ लो। जितनी मदद मैं कर सकता मैंने कर दिया, पत्थर। चलिए, जैसे इफ यू गो टू अ चर्च तो वहां आप देखेंगे कि लॉन्ग बेंचेस पड़ी हैं एक बैक रेस्ट के साथ, ठीक है, तो उसको प्यू कहा जाता है। सैंक्टोरम, अ प्लेस ऑफ अटमोस्ट प्रिवेसी, या फिर कह लें कि वहां पे उस जगह को जो है एकदम पवित्र भी
माना जाता है कि ठीक है यार, यहाँ पे जो है केवल हम अच्छी बातें करेंगे और प्राइवेट में बातें करेंगे, कोई सुन नहीं सकता है। सॉरी, स्टोन, पेपर, सिजर्स, ओके। नेक्स्ट, ऑल्टर, अ टेबल और फ्लैट सरफेस वेयर ऑफरिंग्स आर मेड टू अ डेटी। ठीक है, ये ऑल्टर कहते हैं, एट द ऑल्टर। ऑलराइट, तो प्यू शायद ही क्या ही नहीं आएगा ये इम्तहान में, क्या पता नहीं, मेन वर्ड पूछ लें, ध्यान तो दे ही लेना यार, प्यू। ठीक है, वो चर्च वाली बेंच वही याद रखेगा। सैंक्टोरम बता दिया, स्टोन, सिजर्स एंड पेपर बता दिया, और ऑल्टर है अ टेबल और फ्लैट सरफेस वेयर ऑफरिंग्स आर मेड टू अ डेटी। ठीक है बेटा, चलो नंबर 16, बिलीव इन एंड फॉलो द प्रैक्टिसेस ऑफ। ओके, तो इसको क्या कहेंगे? अथीस्ट है, पेगन है, एग्नोस्टिक है, एडहियर है। एडहियर टू द रूल्स, ऐसे करके आपने सेंटेंस कभी पढ़ा होगा या सुना होगा शायद। अथीस्ट तो पता है, जो भगवान में विश्वास नहीं रखता है। बेटा एग्नोस्टिक है, वो कहता है कि हम ये पता कर ही नहीं सकते भगवान के बारे में, हम कुछ पता, ये नहीं कह रहा कि वो है या नहीं है, वो कह रहा है हम इनके बारे में पता ही नहीं कर सकते। एग्नोस्टिक है वो। अथीस्ट कहता है ही नहीं। एक कहीं पोस्टर वो लगा था कि अथीस्ट कह रहा है आई डोंट बिलीव इन गॉड, वो गॉड कह रहा है आई डोंट बिलीव इन यू। ठीक है, तो अथीस्ट है, पेगन है, एग्नोस्टिक है, एडहियर है। तो 16th इज क्या हुआ, मैंने कुछ गड़बड़ किया? ओके, अच्छा वो वर्ड ही आ गया। अथीस्ट डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। बी, पेगन कौन होता है? पागन, पगान, पराग, पर्सन होल्डिंग बिलीव्स अदर देन दोज ऑफ द मेन वर्ल्ड रिलीजन्स। जो मेन वर्ल्ड रिलीजन्स हैं, क्रिश्चियनिटी है, हिंदुइज्म है, इस्लाम है, जुडाइज्म है, इन सब से हट के कोई नया बोल रहा, हम ये सब छोड़ के अपना मानेंगे कुछ। ठीक है, तो उस व्यक्ति के लिए शब्द यूज करते हैं पेगन। एग्नोस्टिक, जैसा मैंने कहा, बिलीव्स दैट नथिंग इज नोन और कैन बी नोन ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। भगवान के एग्जिस्टेंस के बारे में ना कुछ पता है और ना ही कभी कुछ पता चलेगा। वो ये नहीं कहता कि भगवान नहीं है, वो तो अथीस्ट का काम है। ठीक, एग्नोस्टिक क्या कह रहा है कि हम शायद पता नहीं कर पाएंगे कि प्रभु कभी तो दर्शन दो, तो प्रभु दर्शन दे नहीं रहे गुरु। ठीक है, एंड डी, अडहियर, बिलीव इन एंड फॉलो द। इफ यू अडहियर टू द नॉर्म्स, इसका मतलब है कि जो नॉर्मल चीजें हैं, नॉर्मल चीजें बनाओ, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जो कन्वेंशंस हैं, आप उन सबको मान्यता देते हैं, उनको मानते हैं, उनके हिसाब से अपना जीवन व्यतीत करते हैं। बहुत बढ़िया हिंदी बोली मैंने अभी। ठीक है, तो ये हो गया एडहियर, एग्नोस्टिक, पेगन एंड एथीस्ट। वी मूव टू नंबर 17, समथिंग विच कैन नॉट बी अंडरस्टूड। इनफैलिबल, इनकॉम्प्रिहेंसिबल, इलेजिबल, इनएक्सप्लिकेबल। ओके, इन फंसे कहां थे हम लोग? इर्रिफ्यूटेबल, इर्रिप्लेसेबल, इर्रेस्टिबल, इरिटेबल। चलो, ये तो फिर भी सिंपल है। इनफैलिबल, इनकॉम्प्रिहेंसिबल, इलेजिबल एंड इनएक्सप्लिकेबल। इनफैलेबल, जो शायद कभी गलती नहीं कर सकता, ऐसा। इनकेपेबल ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स और बीइंग रॉन्ग, हम गलती करेंगे कभी नहीं। स्लाइड पता लगा, इधर का मीनिंग वहां लिख दिया। इनफैलेबल। इनकॉम्प्रिहेंसिबल इज समथिंग विच कैन नॉट बी अंडरस्टूड, कि बाबूजी क्या बोल गए, कुछ समझ नहीं आया, वंस मोर करोगे। ठीक है, सो दैट इज इनकॉम्प्रिहेंसिबल, समथिंग विच कैन नॉट बी अंडरस्टूड। सी, इलेजिबल, नॉट क्लियर इनफ टू बी रेड। ये तो मेरा ही राइटिंग का बात कर रहा है। इट इज इलेजिबल, नॉट क्लियर इनफ टू बी रेड। लेकिन पढ़ तो लेते हो तुम लोग, ऐसा नहीं है इतना गंदा। अच्छा होगा, इतना ही गंदा होगा, खैर क्या ही बोलूं। डी, अरे भाई डर गया हो। हाँ, इनएक्सप्लिकेबल आंसर है हमारा। अनएबल टू बी एक्सप्लेन्ड और अकाउंटेड फॉर। अनएबल टू बी एक्सप्लेन्ड और अकाउंटेड फॉर। तो इनफैलिबल, इनकॉम्प्रिहेंसिबल, इलेजिबल एंड इनएक्सप्लिकेबल। सब मारना क्या कर, क्या रहे हैं? स्क्रीनशॉट मार रहे हैं या लिख रहे हैं?
जो भी है सब आपके काबू में है, चिंता की कोई बात नहीं है। नंबर 17 हो गया। नंबर 18, डिस्ट्रक्शन और स्लॉटर ऑन अ मास स्केल, एनश्राइन, सेनोडाफ, ऑपुलेंट, होलोकॉस्ट। अगर आपने वर्ल्ड वॉर 2 पढ़ा होगा तो इसका आंसर आपको बिल्कुल पता होगा। एनश्राइन, सेनोडाफ, ऑपुलेंट, होलोकॉस्ट। डिस्ट्रक्शन और स्लॉटर ऑन अ मास स्केल। एनश्राइन तो कुछ होता है, प्रिजर्व इन अ फॉर्म दैट इंश्योर्स अ थिंग और ट्रेडिशन विल बी प्रोटेक्टेड एंड रिस्पेक्टेड। एनश्राइंड, पत्थर में लिख दिया, एनश्राइन कर दिया कि ये हर हाल में प्रोटेक्टेड रहेगा, माना जाएगा। सेनोडाफ, अ मॉन्यूमेंट टू समवन बैरिड एल्सवेयर। जैसे वॉर में जो मारे जाते हैं, जो शहीद होते हैं सैनिक, उनके लिए मेमोरियल बनाया जाता है। तो जो मेमोरियल जहां बनता है, सारे सैनिक वहीं पे थोड़े उनका दाह संस्कार किया जाता है, ठीक है, लेकिन वो क्या है, मेमोरियल है। उस जगह को हम कहते हैं सेनोडाफ, अ मॉन्यूमेंट टू समवन बैरिड एल्सवेयर। ऑलराइट। ऑपुलेंट, वेल्दी, अमीर, बहुत जल्दी होने वाले हैं आप लोग। और होलोकॉस्ट इज डिस्ट्रक्शन और स्लॉटर ऑन अ मास स्केल। ये मैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात इसलिए कर रहा था क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ही हिटलर ने 6 मिलियन जूस को मरवा दिया था, वेरियस मीन्स के साथ। कहीं गोली मरवाई, कहीं कॉन्सेंट्रेशन में काम करा 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 के मार डाला, कहीं गैस चैम्बर्स बना दिए, तो 6 मिलियन जूस मारे गए थे। सो दैट इवेंट इज कॉल्ड होलोकॉस्ट। होता क्या है, डिस्ट्रक्शन और स्लॉटर ऑन अ मास स्केल। 6 मिलियन समझते हैं कितना होता है, उतने मरवा दिए थे उसने। नंबर 19, फिक्स एन ऑब्जेक्ट फर्मली एंड डीपली इन अ सराउंडिंग मास। लैक्स है, एम्बेड है, फ्लैसिड है, एसंडर है। लैक्स तो पता है, बाकी देख लीजिए। फिक्स एन ऑब्जेक्ट फर्मली एंड डीपली इन अ सराउंडिंग मास। लैक्स, नॉट सफिशिएंटली स्ट्रिक्ट, सिवियर और केयरफुल। अगर आप लैक्स हैं तो इसका मतलब है कि आप स्ट्रिक्ट नहीं हैं या आप बहुत ज्यादा केयरफुल भी नहीं है, तो लैक्स एटीट्यूड नहीं चलेगा। यू हैव टू बी रियली केयरफुल। एम्बेड, या एम्बेड करना, चीजों को जो है वो डीपली फिक्स कर देना इन अ सराउंडिंग मास। फ्लैसिड इज सॉफ्ट, लूज, फ्लैबी, ऑलराइट। और डी है असंडर, दैट इज अपार्ट, इनटू पीसेस, अलग, ठीक है, दैट इज असंडर। तो लैक्स, एम्बेड, फ्लैसिड एंड असंडर। Now we come to number 20. The process by means of which plants and animals breathe. Plants और animals सांस लेते हैं, ठीक है, तो सबको पता है रेस्पिरेशन है वो, फाइन। जर्मिनेशन, एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसपिरेशन। ऑलराइट, यू गॉट 3 more words. जर्मिनेशन, जर्मिनेट करना, तो जर्मिनेशन तो शायद वो सीड के थ्रू हो जाता है, ठीक है। एब्जॉर्प्शन है कि एब्जॉर्ब कर लिया है, ठीक है। और ट्रांसपिरेशन है वो शायद प्लांट्स का स्टोमेटा के पानी वानी कुछ होता होगा, यार याद आ रहा है मुझे, धीरे धीरे देख लेते हैं। रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन नहीं, सॉरी, सिंपली रेस्पिरेशन, द प्रोसेस बाय मींस ऑफ विच प्लांट्स एंड एनिमल्स ब्रीथ। फिर आता है जर्मिनेशन, द प्रोसेस ऑफ समथिंग कमिंग इनटू एग्जिस्टेंस। जैसे मैं कहा भाई जर्मिनेट करना, सीड से जो है वो चीजें वापस उगनी शुरू हो जाएं। सी, एब्जॉर्प्शन है स्टेट ऑफ बीइंग एनग्रॉस्ड इन समथिंग, किसी चीज में बिल्कुल एकदम तल्लीन रहना, दैट इज एब्जॉर्प्शन। और डी आता है ट्रांसपिरेशन, द एक्सलेशन ऑफ वाटर वेपर थ्रू द स्टोमेटा। ऑलराइट, वाटर वेपर को एक्सहेल किया जा रहा है स्टोमेटा के थ्रू, दैट इज ट्रांसपिरेशन। तो रेस्पिरेशन है, जर्मिनेशन है, एब्जॉर्प्शन है एंड ट्रांसपिरेशन है। 21, इन्फ्लुएंस और पावर, स्पेशली इन पॉलिटिक्स और बिजनेस। बिजनेस या पॉलिटिक्स में पावर है किसी के पास, दम है, गुरु हमारा जलवा है, यहां जैसे बोलते हैं हम लोग, ठीक है। हम लोग नहीं, मतलब कोई बोला था, मुन्ना भैया बोले थे। मोरेटोरियम, क्लाउड, टॉपल एंड माइक्रोकॉस्म। ओके, यू गॉट बेटा गुड वर्ड्स। मोरेटोरियम, क्लाउड, टॉपल एंड माइक्रोकॉस्म। माइक्रोकॉस्म जो वर्ड है बेटा वो आपको मिलेगा कहीं ना कहीं अखबार की रीडिंग में। मोरेटोरियम इज एम्बार्गो, अ टेम्पररी प्रोहिबिशन ऑफ एन एक्टिविटी, ठीक। जैसे एलियट ने बोला कि भाई इराक ने एम्बार्गो लगा दिया, कोई शिप ना आएगा ना बाहर जाएगा, नहीं, यूएस ने इराक पे लगा दिया था तो लोग फंस गए थे ना, जहाज नहीं आ जा रहा था, ठीक है। क्लाउड, क्लाउड है मतलब इन्फ्लुएंस है या फिर पावर है।
टॉपल रिमूव फ्रॉम पावर, या फिर टॉपल माने तख्ता पलट देना, दैट इज टॉपल. एंड माइक्रोकॉस्म, हाँ माइक्रोकॉस्म नोट कर लो, अ कम्युनिटी, प्लेस और सिचुएशन regarded as encapsulating in miniature the characteristics of something much larger. अब आप बोलेंगे सर once more हो जाए, तो समझ नहीं आया. बेटा सीधी सी बात है, एक छोटा मॉडल किसी बड़े चीज का, जैसे इंडियन क्रिकेट टीम, उसमें कई कई अलग अलग प्रांतों के प्लेयर्स हैं, अलग अलग रीजन फॉलो करते हैं, मे बी जो सोसाइटी हमारी कास्ट डिवाइडेड है वो भी वहां पे है. तो क्या है ना, वो 11-16 लोगों की टीम, वो हिंदुस्तान का माइक्रो कॉस्म है, क्योंकि देश भी क्या है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, डाइवर्स होने के बावजूद यूनाइटेड, दैट इज माइक्रो कॉस्म, एक छोटा मॉडल किसी बड़े स्ट्रक्चर का. 22, द फियर ऑफ एवरीथिंग, और फियर दैट टेरिबल थिंग्स विल हैपन, हमेशा घबराए घूम रहा है कि कुछ तो बुरा होने वाला है यार. ठीक है, फियर ऑफ एवरीथिंग और फियर दैट टेरिबल थिंग्स विल हैपन. थियोफोबिया, ऑटोफोबिया, सोमनीफोबिया एंड पैनोफोबिया. सोमनी तो बेटा नींद वाला होता है, और थियो गॉड वाला होता है. बचे ऑटो और पैनो. थियोफोबिया फियर ऑफ गॉड, ऑटोफोबिया फियर ऑफ बीइंग अलोन एंड लोनली, कहीं मैं तन्हा ही ना रह जाऊं, कोई तो हम सफर मिले. हाँ देख लो, नौकरी मिलेगी तभी मिलेगा हम सफर. नंबर सी, सोमनीफोबिया फियर ऑफ फॉलिंग एंड स्टेइंग अस्लीप. ये बड़ा खतरनाक डर है यार, आदमी कह रहा है मैं सो ही नहीं सकता, सोता रह जाऊंगा तो क्या होगा, फिर दुनिया आगे निकल जाएगी. दैट इज सोमनीफोबिया. से मैंने कहा था नींद वाला है, पता है मुझे. एंड देन लास्ट वन वाज पैनोफोबिया, द फियर ऑफ एवरीथिंग और फियर दैट टेरिबल थिंग्स विल हैपन. ये हर चीज से डर रहा है, या इसके मन में हमेशा ये शंका बनी रहती है कि कुछ गलत ही होने वाला है, कुछ गड़बड़ होने वाला है. तो बढ़िया है, थियोफोबिया, ऑटोफोबिया, सोमनीफोबिया एंड पैनोफोबिया. 23, 25 तक करेंगे. द फियर ऑफ बटरफ्लाइज एंड ऑफन मोस्ट विंग्ड इंसेक्ट्स. तितली देख के डर रहा है यार ये. अच्छा. ट्रिकोफोबिया, ग्लॉसोफोबिया, लेपिडोटेरोफोबिया, ये तो इस शब्द से ही डर लग रहा है. एंड होपोलोफोबिया. ऑल राइट, बढ़िया. ट्रिकोफोबिया, ग्लॉसोफोबिया, लेपिडोटेरोफोबिया एंड होपोलोफोबिया. चलो भाई देखते हैं, हॉप करते हैं जल्दी से. थियोफोबिया, अच्छा लगता है फिर हम लोग पीछे आ गए. हाँ, ट्रिकोफोबिया फियर ऑफ हेयर, बालों से डर लग रहा है, जबकि जुल्फों पे इतने गाने, इतनी गजलें, इतनी नज़में लिखी गई हैं कि आदमी डर रहा है. ये जुल्फ कहीं खुल के बिखर, क्या ये जुल्फ कहीं खुल के बिखर जाए तो अच्छा. ये कह रहा नहीं, बिखरना नहीं, मर जाऊंगा. नेक्स्ट, ग्लॉसोफोबिया, पब्लिक स्पीकिंग का डर. 10 लोग सामने खड़े हो गए, पैर कांप रहे हैं हमारे बोलने में. वैसे इतना बुलवा लो चैट पे. अरे रुको भाई. हाँ, लेपिडोटेरोफोबिया है फियर ऑफ बटरफ्लाइज एंड ऑफन मोस्ट विंग्ड इंसेक्ट्स, जो पंख वाले कीड़े होते हैं उनसे डर. और होपोलोफोबिया फियर ऑफ फायर आर्म्स, कट्टे से डर लग रहा है इनको. ठीक है, ये उत्तर प्रदेश देखे नहीं लग रहा है अभी. ठीक है, इनको फायर आर्म से डर लग रहा है, बंदूक से डर लग रहा है. ठीक है, ऑल राइट. ट्रिकोफोबिया, ग्लॉसोफोबिया, लेपिडोटेरोफोबिया एंड होपोलोफोबिया. ऑल राइट. 24, रेयरिंग ऑफ सिल्कवर्म्स. आई थिंक इट इज सेरिकल्चर और समथिंग. देख लेते हैं बेटा. हॉर्टी है, एग्री है, सेरी है एंड पिसी है. पिसी तो फिश है, पता है मुझे. हॉर्टिकल्चर, डीलिंग विद गार्डनिंग ऑफ प्लांट्स, बगीचे में तरह तरह के प्लांट उगा रहे हैं. एग्रीकल्चर डील्स विद कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स एंड ऑल्सो एनिमल फार्मिंग, क्रॉप कल्टीवेट कर रहा है और एनिमल फार्मिंग भी उसी में आ जाएगा. ठीक है. सी सेरिकल्चर है, जो कि रेयरिंग ऑफ सिल्क वर्म्स है. और डी कहता है पिसिकल्चर, जो कि कमर्शियल ब्रीडिंग ऑफ फिश है. पाइसिस, जो आपके वो होते हैं ना सनसाइंस, तो उसमें देखिए पाइसेस में मछली बनी रहती है, तो वहां से मुझे याद है. ठीक. लियो में शेर बना रहता है. चलो आगे बढ़ो. हाँ, 25, अ पर्सन हु हैज हैड लॉन्ग एक्सपीरियंस इन अ पर्टिकुलर फील्ड. किसी फील्ड का बड़ा धुरंधर आदमी है यार ये. ठीक है, तो वेटरन है, एमेच्योर है, कॉस्मोपॉलिटन है या स्टॉइक है. आई थिंक ये वेटरन है, होना चाहिए. हम मौका दे नहीं रहे आज तुमको. 25, a person who has had long experience in a particular field, that is a veteran. Amateur, non professional, बेटा देखो 2 वर्ड है यहाँ पे. एक होता है अनप्रोफेशनल. अनप्रोफेशनल वो व्यक्ति होता है जो कि प्रोफेशनल होते हुए भी ठीक से काम नहीं करता. दैट इज अनप्रोफेशनल. आपने किसी को समय दिया और आधा घंटा बाद फोन कर रहे हैं कि यार आज तो नहीं आ पाऊंगा, दैट इज अनप्रोफेशनल बिहेवियर. ठीक है. नॉन प्रोफेशनल मतलब पैसे के लिए नहीं कर रहा. एमेच्योर बॉक्सिंग एक कहा जाता है कि भाई वो जो है प्रोफेशनल नहीं है, वो एमेच्योर है.
कॉस्मोपॉलिटन इंक्लूडिंग पीपल फ्रॉम मेनी डिफरेंट कंट्रीज, जैसे बॉम्बे इज अ कॉस्मोपॉलिटन सिटी, वहां पे अलग अलग जगहों के लोग आते जाते रहते हैं। एंड लास्ट वन, स्टोइक, अ पर्सन हु कैन एंड्योर पेन, दर्द सह सकता है, एंड हार्डशिप, मेहनत सह सकता है, विदाउट शोइंग फीलिंग्स और कंप्लेनिंग, और शिकायत नहीं करता है। एक कल्ट भी है स्टोइसिज्म आई थिंक है, ठीक है, तो स्टोइक हो गया ये। सो वेटरन, अमेच्योर, कॉस्मोपॉलिटन एंड स्टोइक। तो 25 into 4 मेक्स इट 100। अपन सेंचुरी नीचे मारते नहीं बॉस, एक बार पैर जम गए तो बस, ठीक। तो बेटा 100 वर्ड्स हो गए, ठीक है। अगेन 2x, फास्ट फॉरवर्ड, जस्ट नोट डाउन द वर्ड्स एंड रिवाइज 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 लाइक क्रेजी। ऑलराइट, कल मिलेंगे वही 6 से 7, ठीक है। और नया दिन, नई रात, नया टॉपिक, कल मिलते हैं बेटा। गुड लक, बाय बाय।